हेलो। चलो गाइस, तो आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज़ द चैप्टर नेम इज़ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली बात हम ये पढ़ने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो जो हम फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, कौन से फैक्टर सर्विसेज लेते हैं बताइए, वेरिएबल और फिक्स, उस पर जो भी हम खर्चा करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट। तो मनी एक्सपेंस इंकर्ड ऑन ऑल आर फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज व्हाट, मनी कॉस्ट। क्या चीज़ क्लियर हुआ? यस गाइस, सो क्या मनी कॉस्ट सबको समझ आ गया? तो व्हाट इज़ अ मनी कॉस्ट? मनी कॉस्ट इज़ द, जो भी हम क्या कर रहे हैं बताइए, एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं फॉर वट एवर द फैक्टर सर्विसेज। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब हमने मनी कॉस्ट को ना अलग अलग फॉर्म में बताया। सबसे पहली बात, हम मनी कॉस्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बताइए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? इधर समझाया गया है सर, जो भी हम मार्केट में फैक्टर सर्विसेज हायर करते हैं, क्या वर्ड याद रखना, हायर। जो भी हम फैक्टर सर्विसेज मार्केट में क्या करते हैं, हायर, और उस हायर करने की वजह से जो भी हम पैसा पे कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कम ऑन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो भी ओनर पे करता है किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज, जो या तो परचेज कर रहा है या तो क्या कर रहा है, हायर, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अब हम इकोनॉमिक कॉस्ट में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, पहले एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं मतलब समझा देता हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट तब होता है जब हमारा इनपुट ओन्ड बाय द फर्म, इनपुट ओन्ड बाय द फर्म, जब आप इनपुट कोई ओन करते हो और उसकी वैल्यू को आप जब एस्टिमेट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, कम ऑन, इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं और इस बिजनेस में मुझे कुछ फैक्टर सर्विसेज चाहिए। पहली फैक्टर सर्विसेज चाहिए मुझे एक जगह, एक प्रॉपर्टी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो मेरी खुद की है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? दूसरा, मेरे को लेबर चाहिए, तो मैंने मार्केट से लेबर को क्या किया, हायर किया। क्या किया मैंने, हायर। तीसरा, मुझे चाहिए मशीनरी, मशीनरी को मैंने मार्केट से क्या किया, परचेज किया। क्या चीज़ क्लियर हुआ? तो कितनी चीज़ें ली मैंने बताइए, तीन। मेरी खुद की जगह, दूसरा मार्केट से मशीन, तीसरा मार्केट से क्या हायर किया, लेबर। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब लेबर को मैं क्या दूंगा, पैसा। मशीन में क्या दूंगा, पैसा, क्योंकि लेबर हायर किया, मशीन परचेज की, तो उस पर पैसा गया, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए, एक्सप्लिसिट। पर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ पैसा जाएगा नहीं। पर सर ये प्रॉपर्टी मैं किसी और को देता तो क्या मुझे रेंट मिलता? जी हाँ। अब वो रेंट नहीं मिल रहा है तो वो मेरा क्या बन गया बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी कॉस्ट को हम कौन सा कॉस्ट कहते हैं, कम ऑन, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में मार्केट से हम हायर नहीं करते, खुद का इनपुट यूज करते हैं और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट। उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। और मार्केट से जो चीज हायर करते हैं तो उस पर हम पैसा देते हैं, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। और इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को ऐड करने से क्या मिलता है, हमारा टोटल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हो गया? राइट, हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट कर लिया गाइस ना। क्या चीज क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो आप मिनिमम रिटर्न आप बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हो, जो आपने बिजनेस से रिस्क लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, कम ऑन, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मेरा पैसा एफडी में पड़ा है, ठीक है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या चीज़ क्लियर? अब मैंने बिजनेस में डाला, तो बिजनेस में डाला तो मैंने रिस्क लिया, तो रिस्क लिया तो एक्स्ट्रा रिटर्न मांगूंगा, वरना बिजनेस में क्यों डालूं, मैं एफडी में डालूंगा। वो रिस्क का 2% एक्स्ट्रा मांग रहा हूं, तो टोटल कितना रिटर्न मांग रहा हूं, 9% से 9%। तो अगर बिजनेस मुझे 9% ही रिटर्न दे रहा है तो मैं कैसा कमा रहा हूं बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज अ मिनिमम रिटर्न which has been expected from the business for the risk I have taken in the business is known as what guys, come on, normal profit। क्या चीज क्लियर हो गया? राइट, तो नाउ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज बोथ ऑफ व्हाट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हो गया? राइट, समझ आ गया? इकोनॉमिक्स कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और जब दोनों कॉस्ट को मिला के हम जो अमाउंट निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इम्प्लिसिट में सेल्फ रिटर्न भी एक्सपेक्ट आ गया। अरे समझ आ गया? तो बताइए हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चीज़ क्लियर हुआ? समझ आ गया? ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ओके सर गाइस, रियल कॉस्ट में कुछ और चीज़ें भी होती है जो एक्चुअली कभी पैसा इन्वॉल्व तो नहीं होता है, बट जो हमने, ओनर ने क्या किया हो, सैक्रिफाइस, ओनर ने जो डिस्कम्फर्ट फेस किया, ओनर ने जो डिस यूटिलिटी फेस किया, मतलब उसको कोई सर्विस नहीं मिली हो, तो उनको भी जब हम इंक्लूड करते हैं तो उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कम ऑन, रियल कॉस्ट। इसके अंदर जो एफर्ट्स, जो सैक्रिफाइस किसने किए हैं बताइए, ओनर्स, किसके, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस कॉस्ट को हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं गाइस, कम ऑन, रियल कॉस्ट। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म। तो इंडिविजुअल फर्म जो भी खर्चा इंक्लूड करती है उसे हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, प्राइवेट कॉस्ट।
क्या चीज क्लियर हुआ? ऑन द अदर हैंड जो कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन, उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं गाइस? कम ऑन, सोशल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की वजह से जो टोरेंट को खर्चा हो रहा है उसे कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? इंडिविजुअल कॉस्ट। बट जो कॉस्ट उस टोरेंट ने जो बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ कोल एमिशन, तो कोल एमिशन की वजह से बहुत सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे लोगों को कितनी तकलीफें हो रही है, लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो उससे सोसाइटी को जो खर्चा बेयर करना पड़ता है उस खर्चे को क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सर व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। याद है फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जब फिक्स फैक्टर पे जो भी खर्चा करते हो उसे कौन सा कॉस्ट कहेंगे? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल फैक्टर पे जो भी खर्चा करते हो उसे हम कौन सा कहेंगे? बस बताओ, वेरिएबल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? याद रखना शॉर्ट रन में दोनों इंकर होते हैं, फिक्स कॉस्ट भी इंकर होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंकर होता है। लॉन्ग रन में खाली कौन सा कॉस्ट इंकर होता है? वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आया? सो व्हाट इज फिक्स फैक्टर्स? फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आउटपुट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते, और वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो आउटपुट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होते। फॉर एग्जाम्पल लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि जितना आउटपुट बढ़ाओगे उतने लेबर चाहिए होंगे। क्या चीज क्लियर? पर मशीन कौन सा फैक्टर होता है? फिक्स, क्योंकि मशीन तो एक ही रहेगी चाहे वो आउटपुट आप कितने भी बनाओ। क्या चीज क्लियर हुआ? क्या ये पूरा समझ आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हम ये पढ़ रहे हैं सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जो भी खर्चा आप वेरिएबल फैक्टर पे करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। एंड जो भी खर्चा हम फिक्स फैक्टर पे करते हैं उसे हम कौन सा खर्चा बोलते हैं? बताइए, फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला के हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट गाइस? कम ऑन, टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। तो शॉर्ट रन में हमने कॉस्ट को टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे। राइट। सबसे पहली बात, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैज बीन इंकर्ड बाय द फर्म एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इस इतने आउटपुट के लिए कितना खर्चा आप करने वाले हो, उस कॉस्ट आउटपुट को खर्चे को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? बताइए, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होते हैं फिक्स कॉस्ट और एक होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सर क्यों फिक्स कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपने एक बार ऑफिस का रेंट भर दिया, वो आपका फिक्स हो गया। अब कोई आए या नहीं आए, रेंट तो देना पड़ेगा फैक्ट्री का, आउटपुट बने या नहीं बने, अवॉइडेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अवॉइडेबल है? जी हाँ, लोग आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, लोग नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो अवॉइडेबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज एन व्हाट, विच काइंड ऑफ कॉस्ट? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सो व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? कॉस्ट इंकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर। क्या चीज क्लियर हुआ? सर यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है? इट इज डायरेक्टली वेरी विद द चेंज इन द आउटपुट। एग्जाम्पल लेबर, सर एक लेबर 10 यूनिट बनाता है और एक लेबर का कॉस्ट 5,000 रुपये, तो 20 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा? 10,000 रुपये, क्योंकि 2 लेबर चाहिए। 30 यूनिट बनाने तो कितना चाहिए होगा? 15,000। मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, इसलिए वो कौन सा कॉस्ट हुआ? वेरिएबल। और फिक्स कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता, तो वो कौन सा कॉस्ट हुआ? इसका ऑन फिक्स कॉस्ट। क्या चीज क्लियर? ओके गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं द बिहेवियर ऑफ टीएफसी। टीएफसी का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनना। टीएफसी का बिहेवियर कैसा रहेगा? ये एक लाइन है एक्स एक्सिस, ये एक लाइन है वाई एक्सिस, और टीएफसी का डायग्राम कैसा होगा? बताइए। टीएफसी का डायग्राम कैसा होता है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सर इसका मतलब क्या? इस लाइन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आउटपुट जीरो होता है हम सारा का सारा फिक्स कॉस्ट इंकर कर लेते हैं। आउटपुट जब जीरो होता है तभी हम सारा का सारा कॉस्ट इंकर कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आउटपुट कितना भी बढ़े फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक शोरूम लिया, अब मेरा शोरूम का रेंट है 1 लाख रुपए। जब एक भी कस्टमर नहीं आया तभी 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब 100 कस्टमर आए, 200 कस्टमर आए, 500 कस्टमर आए, 1000 कस्टमर आए, रेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसलिए कैसी लाइन बनेगी? बताइए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या चीज क्लियर हुआ? तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर हुआ? चलिए टीवीसी की मैं बात करूं। टीवीसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट। क्या समझना पड़ेगा बताओ? मार्जिनल कॉस्ट। याद है मार्जिनल कॉस्ट? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को समझे बिना आप टीवीसी को समझ नहीं सकते। याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? इनिशियली आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से कॉस्ट क्या होता है? गिरता है। कॉस्ट क्या होता है?
गिरता है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स की वजह से आपका एमपी क्या होता है? बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताइए? गिरता है। फिर आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर शुरू हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर शुरू हो जाता है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। और याद रखना, जब प्रोडक्टिविटी गिरती है तो कॉस्ट हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। कॉस्ट हमेशा क्या होता है बताइए? बढ़ता है। तो एमसी का शेप कैसा होता है बताइए? यू शेप। एमसी का शेप कैसा है बताइए? यू। कैसे याद करोगे? ये सी है ना, ये याद दिलाएगा तुम्हें यू का। क्या चीज क्लियर हुआ? इनिशियली क्या होता है? डिक्रीज, और फिर क्या होता है बताइए? इंक्रीज। एमसी इनिशियली डिक्रीज क्यों हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, कॉस्ट का गिरना, फिर डिमिनिशिंग या नेगेटिव की वजह से प्रोडक्टिविटी का कम होना, तो कॉस्ट का बढ़ना। याद रखना, सम ऑफ एमसी इज व्हाट? टीवीसी। सम ऑफ एमसी क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, सम ऑफ एमपी इज टोटल प्रोडक्ट, बट सम ऑफ एमसी इज व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? क्योंकि एमसी गिर रहा है तो इनिशियली टीवीसी बढ़ेगा, बट क्या रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो टीवीसी इंक्रीज होगा, क्या रेट से? इंक्रीजिंग रेट। क्या रेट से? इंक्रीजिंग रेट। शेप कैसा होता है? देखो ऐसा, इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और फिर इंक्रीज क्या रेट से होगा बताइए? इंक्रीजिंग रेट। जब आउटपुट जीरो होगा, वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा क्या? नहीं। सर आपके एक भी आउटपुट नहीं बना रहे तो लेबर का खर्चा आएगा? नहीं। पर आप जैसे आउटपुट बनाओगे खर्चा आएगा, पर इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। याद कैसे करोगे? उल्टा एस। क्या याद करोगे? उल्टा एस। समझ आ गया? सर इधर ही मैं टीवीसी टीएफसी बना देता हूं, इधर ही मैंने टीएफसी बना दिया, ये हो गया टीएफसी। अब बताइए, समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी क्या होता है? समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट। समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, टोटल कॉस्ट कब इंकर हो जाता है? जब आउटपुट जीरो। आउटपुट जब जीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं होगा, बट फिक्स कॉस्ट तो होगा, और फिक्स कॉस्ट होने की वजह से टीवी टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगा बताइए? फिक्स कॉस्ट। सर आपने शोरूम ली है, आपने रेंट 1 लाख रुपए दिया है, एक भी कस्टमर नहीं आया, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1 लाख। तो मतलब कहना ही से कि जब आपका आउटपुट जीरो हो, जितना आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही आपका टोटल कॉस्ट। उसके बाद खाली कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा बताइए? वेरिएबल। तो इसके बाद का बिहेवियर कैसा होगा बताइए? एग्जैक्टली सेम एज टीवीसी। इसका मतलब ये एग्जैक्टली क्या रहेगा? इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर हुआ? और याद रखना, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल। सर ये लोग पैरेलल क्यों रहेंगे? क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, और टोटल कॉस्ट में से टीवीसी माइनस करूं तो हमेशा क्या आएगा बताइए? टीएफसी। और टीएफसी तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए ये लाइन हमेशा क्या रहेगी बताइए? पैरेलल टू ईच अदर। क्या चीज क्लियर हुआ? हमने टीवीसी पढ़ा, इनिशियली इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। टीएफसी कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीसी कहां से स्टार्ट होगा बताइए? व्हेन आउटपुट इज जीरो, तो टीसी विल बी इक्वल्स टू टीएफसी, और उसके बाद उसका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसा टीवीसी का रहेगा। इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको इसको इसमें बता देता हूं। देखो, इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट विच रेट गाइस? कम ऑन, डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर कहां से रेट से इंक्रीज होगा बताइए? इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आ गया? ओके। ये देखो, ये टीवीसी का शेप ये हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट? ये टीएफसी, राइट? टीवीसी इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अरे समझ आया? इनिशियली इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजिंग रेट। टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा एंड देन इंक्रीजेस, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे बताइए? पैरेलल। टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर हो गया? देखो यही लिखा है मैंने, यही समझा है। देखो, टीएफसी कर्व एंड टीवीसी कर्व बिकॉज टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। अरे क्लियर? टीसी एंड टीवीसी हमेशा क्या रहेंगे? एक दूसरे से पैरेलल। क्यों रहेंगे पैरेलल? बिकॉज जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल कॉस्ट किससे इक्वल होता है? फिक्स कॉस्ट। और उसके बाद दोनों हमेशा क्या रहेंगे? वर्टिकली सेम रहेंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट, और वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर हो गया? समझ आ गया? इसलिए टीसी आल्सो इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर हो गया? राइट? यहां तक हमने कर लिया टीसी, टीवीसी और टीएफसी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एएफसी के बारे में। एएफसी का शेप कैसा है? ओके गाइस, अगर एएफसी का शेप दिख रहा है, ये एएफसी का शेप है, और एएफसी का शेप कैसा दिख रहा है बताइए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर से क्या है?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो क्या कहता है गाइस, अगर तुम एएफसी को ध्यान से देखो तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एएफसी क्या हो रहा है, गिर रहा है। एएफसी क्या हो रहा है, गिर रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एएफसी गिर रहा है? बिकॉज तुम देखो ऊपर न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, टीएफसी तो हर बार कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख का खर्चा है तो 1 लाख तो हर बार फिक्स रहेगा, पर आउटपुट 1 हो, कस्टमर 2 आए, कस्टमर 3 आए, कस्टमर 4 आए, हर बार मेरा कॉस्ट क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बताइए एएफसी डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, बिकॉज टीएफसी हर लेवल पे क्या है बताइए, कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर? थर्ड, क्या एएफसी आते 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 क्या एक्स एक्सिस को टच कर सकता है? नहीं, क्योंकि एएफसी को अगर टच करना है तो एएफसी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, जो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या चीज क्लियर हुआ? एंड लास्ट, एएफसी का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ये कब होता है, जब तुम कोई भी लेवल पे एएफसी को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बताइए, टीएफसी, क्योंकि एएफसी का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी अपॉन क्यू। तो एएफसी को मल्टीप्लाई बाय क्यू करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा बताइए, टीएफसी, जो हर जगह पे क्या रहने वाला है बताइए, कांस्टेंट। हर जगह पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसीलिए इसका शेप कैसा है बताइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या चीज क्लियर हुआ? ये पढ़ा हमने एएफसी के बारे में। देखो एएफसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो एएफसी शोज दैट इट इज अ डाउनवर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एएफसी हर बार गिरता जाएगा एज आउटपुट विल व्हाट, इंक्रीज, राइट। इसका शेप एएफसी कैन नेवर कैन नॉट बी व्हाट, जीरो, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या चीज क्लियर हुआ? और एएफसी का शेप कैसे है बताइए, कम ऑन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि हर एरिया पे एएफसी को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए, टीएफसी, और वो हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट। चलिए गाइस एवीसी की बात करें, एवीसी, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब की बात करें, और इसके लिए मैंने ये शेप बनाया है। ये शेप आपको बताएगा एएफसी, एवीसी और एसी के बारे में। इज दैट क्लियर गाइस? ध्यान से सुनना। सबसे पहला किसका डायग्राम है बताइए, ये रेड लाइन में जो मार्क कर रहा हूं ये किसका है, एएफसी। यहां तक क्लियर है? अब हम एवरेज कॉस्ट की बात करें, इनिशियली डिक्रीज होगा और फिर क्या होता जाएगा बताइए, इंक्रीज। सर ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनना। अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे कि सर मुझे एवीसी और खाली मुझे एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस बताओ, किसका डिफरेंस बताओ बताइए, एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखो, याद रखना, पहले क्या बनाओगे, एक यू, और फिर क्या बनाओगे बताओ, एनीवन? टिक। इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इसको एवीसी भी बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तुम ध्यान से देखो, दोनों यू शेप है, दोनों पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो एवीसी हो, चाहे वो एसी हो, तीनों का शेप कैसा है बताइए, यू। यू मतलब पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। बट देखो ध्यान से सुनना, एवीसी इनिशियली क्या हो रहा है, एवीसी इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने का कारण क्या है, एवीसी इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का कारण क्या है बताइए, द रीजन इज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखो, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब तक मार्जिनल एवरेज से कम होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बताइए, गिरेगा। क्या चीज क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट टच एवीसी at its which point guys, come on, at its lowest point। ये देखो उसके लोएस्ट पॉइंट पे वो टच करता है, उसके लोएस्ट पॉइंट के टच करने के बाद, तब जब लोएस्ट पॉइंट को टच करता है तब एवीसी और एमसी क्या हो जाते हैं, इक्वल, और यहां पे एवीसी क्या रहने वाला है बताइए, कांस्टेंट। और इस पॉइंट के बाद देखिए एवीसी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी। एवीसी इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट एवीसी गिरना, सेकेंड पॉइंट एमसी एवीसी को कौन से पॉइंट पे टच करना बताइए, उसके लोएस्ट पॉइंट पे, और तीसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर में एवीसी क्या होने वाला है, इंक्रीज। उसका कारण है कि एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी। तो जब तक मार्जिनल एवरेज से ज्यादा होगा एवरेज बढ़ेगा, जब मार्जिनल एवरेज से कम होगा तो एवरेज गिरेगा, और जब उसके लोएस्ट पॉइंट पर टच करेगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। याद कैसे करोगे, यू और अंदर से टिक। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। अब इसी से हम बहुत सारे डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला पूरा डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे, मैं अलग से बना देता हूं ताकि तुम्हें बेटर वे से समझ आए कि एग्जाम में कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं एवरेज फिक्स कॉस्ट,
ये किसका डायग्राम है बताइए? AFC। किसका डायग्राम है? AFC। फिर मैं बनाने वाला हूं ABC। पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। एक सेकेंड ना, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? ABC। क्लियर? चलिए फिर मैं बनाने वाला हूं AC। अगर ध्यान से देखो तो AC भी पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज और फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज। समझ आ गया? तो ध्यान से सुनना, AC दोनों के ऊपर बनेगा, राइट? और जब जिस पॉइंट के बाद ABC राइज हो रहा है उसी पॉइंट के बाद AC राइज मत कर देना, थोड़ा और आगे उसका मिनिमम पॉइंट बनाना और फिर राइज करना। फिर देखना नेक्स्ट क्या करोगे तुम? पॉइंट, इसके लोएस्ट पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट, और उसके नीचे क्या बनाओगे बताइए? किसका पॉइंट बनाओगे? MC का। किसका पॉइंट बनाओगे? किसका बना है? MC। तो ये है आउटपुट। यहाँ पे AFC, AAC, ABC और MC। अब 3 फेज में डिवाइड करना है। पहले कैसे फेज में डिवाइड करोगे? ये जो लोएस्ट पॉइंट है ABC का, इस पॉइंट से ऐसे लाइन बनाओगे और इस पॉइंट को क्या बोलोगे? फर्स्ट फेज। कैच इज क्लियर? फिर AC का जो लो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलोगे बताइए? सेकेंड पॉइंट। और ये पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा? थर्ड फेज। समझ आया? पहले किसका लोएस्ट पॉइंट? ABC का। दूसरा लाइन कहां से बनाओगे? AC का। अपने आप 3 फेज बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर कैन आई से AC इज अ समेशन ऑफ व्हाट? ABC प्लस, बोलो, AFC। पहले पॉइंट ये लिखोगे, फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? इनिशियली ध्यान से देखो, पहले फेज में क्या हो रहा है? पहले फेज लिखोगे फर्स्ट फेज। समझ आया डायग्राम? अब इस फर्स्ट फेज में देखो, पहले फेज में AFC गिर रहा है, ध्यान से देखो, AFC गिर रहा है, ABC भी गिर रहा है। तो अगर AFC भी गिर रहा है, ABC भी गिर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा बताइए? वो भी गिरेगा ही। तो देखो एवरेज कॉस्ट भी गिर रहा है। समझ आया? सेकेंड फेज, सेकेंड फेज में क्या हो रहा है बताइए? चेंज क्या हुआ? ABC बढ़ रहा है। ABC क्या हो रहा है बताइए? बढ़ रहा है। AFC क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक बढ़ रहा है, एक गिर रहा है। तो अब डिसाइड होगा कि AC किस तरफ जाएगा। तो AC क्या हो रहा है बताइए? गिर रहा है। इसका मतलब सेकेंड फेज में ABC गिर रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। AFC क्या हो रहा है? गिर रहा है। फिर भी AC क्या हुआ बताइए? गिर रहा है। क्यों AC गिर रहा है? बिकॉज फॉल इन AFC इज ग्रेटर देन राइज इन ABC। याद है मैंने कहा था AFC इनिशियली बहुत फास्ट से गिरता है ना? समझो 1 लाख रुपए आपका रेंट है, एक क्लाइंट है, तो पर क्लाइंट कितना खर्चा है? खाली फिक्स कॉस्ट 1 लाख। 2 क्लाइंट है तो सीधा पर कस्टमर खाली रेंट का खर्चा कितना हो गया? 50,000। मतलब 50% तो पहले में ही गिर गया, क्योंकि AFC इतना फास्ट गिरता है इनिशियली कि वो एवरेज कॉस्ट को क्या कर देता है? इनिशियली गिरा देता है। समझ आया? एवरेज कॉस्ट को इनिशियली क्या कर देता है? गिरा देता है। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आया? तो सेकंड फेज में ABC गिरना है, ABC बढ़ता है, AFC गिरता है, बट फॉल इन AFC सो हाई कि AC को भी वो क्या कर देता है? गिरा देता है। AC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट। तीसरे फेज में क्या हो रहा है? तीसरे फेज में ABC बढ़ रहा है, AFC क्या हो रहा है? पर AC अब क्या होने लग गया? क्यों AC बढ़ने लग गया? क्योंकि अब क्या लिखोगे? फॉल इन ABC लेस देन राइज इन ABC। मतलब ABC का अब राइज ज्यादा है और वो एवरेज कॉस्ट को क्या कर रहा है बताइए? बढ़ा रहा है। क्या चीज क्लियर हुआ? अब तुम ध्यान से देखो, AC और ABC के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। सर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का गैप क्या है? AC माइनस ABC क्या है? AFC। AFC, क्योंकि AC इज इक्वल्स टू ABC प्लस AFC। तो ऑब्वियसली इन दोनों का गैप क्या है? AFC। और AFC हर लेवल पे क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है, इसलिए इनका गैप भी क्या होता जा रहा है? कम। पर क्या कभी दोनों एक हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या ये चीज क्लियर? ये पूरा डायग्राम समझ आ गया? ग्रेट, क्लियर? तो मैंने एवरेज कॉस्ट भी करा दिया, राइट? एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है बताइए? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्या चीज क्लियर?
ये मैंने समझा दिया है। देखो ये मैंने समझा था ना, बिहेवियर ऑफ एबीसी और ये एमसी का। देखो एवरेज टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? एटीसी सो फार अबव एबीसी एट इनिशियल लेवल। इनिशियली कौन बड़ा होता है बताइए? एवरेज कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज हाई परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। ये क्या लाइन कहना चाहता है? इनिशियली देखो, इनिशियली एसी और एबीसी में कितना गैप है? ये एबीसी और ये एसी बहुत गैप है, क्योंकि इनिशियली एएफसी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एएफसी इतना बड़ा होता है कि इनका गैप बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट बनाओगे इनका गैप क्या होता जा रहा है? कम। क्यों गैप कम होता जा रहा है बताइए? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इतना छोटा हो जाता है कि एसी और एबीसी का गैप क्या हो जाता है? कम। क्या चीज क्लियर हुआ? तो क्या बताया तुम्हारी किताब में कि इनिशियली इनिशियली क्या होता है बताओ फटाफट? इनिशियली एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? इनका गैप जो है धीरे धीरे कम होता जाता है एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, पर इनिशियली बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज क्लियर हुआ? 80 एवरेज शेप कैसा है एवरेज टोटल कॉस्ट का? यू शेप। यू शेप का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम इज नोन एज ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज ऑप्टिमम पॉइंट? जहां एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है, जहां एमसी उसको टच करता है, वो उसका कौन सा पॉइंट होता है बताइए? ऑप्टिमम पॉइंट। क्या चीज क्लियर? अच्छा, मिनिमम पॉइंट पहले एवीसी पे एवीसी पहुंचता है या मिनिमम पॉइंट एसी पहुंचता है? द मिनिमम पॉइंट पे पहले एवीसी पहुंचता है या एवरेज टोटल कॉस्ट पहुंचता है? देख लो, इट्स एवीसी। देखो, क्योंकि एएफसी ज्यादा होता है ना गाइस। पहले मिनिमम पॉइंट पे कौन पहुंच रहा है? एवीसी। फिर कौन पहुंच रहा है? एसी। तो एसी का मिनिमम पॉइंट एवीसी के राइट साइड है। कौन से साइड है बताइए? राइट साइड। ये एवीसी का मिनिमम पॉइंट है, और ये किसका मिनिमम पॉइंट है बताइए? एसी का। तो किसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है? एवीसी। फिर किसका आता है बताइए? एवरेज कॉस्ट। समझ आया? क्लियर? गाइस मार्जिनल कॉस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, याद है ना? इनिशियली एमसी विल व्हाट? डिक्रीजेस, बिकॉज एमपी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और फिर एमसी क्या होगा बताइए? बढ़ेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या चीज क्लियर? ये सब कुछ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। एसी और एमसी का रिलेशनशिप भी हमने कर लिया है, कर लिया ना हमने रिलेशनशिप? जब तक एमसी एसी से क्या होगा? कम, एवरेज कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब तक एमसी एसी से क्या होता है? कम, एवरेज कॉस्ट क्या होता है बताइए? गिरता है। डज नॉट मैटर एमसी बढ़ रहा हो एमसी गिर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एमसी जब तक एसी से कम हो, एसी क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा। अरे क्लियर हुआ? एमसी जब एवरेज से ज़्यादा हो जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड लास्ट, एमसी एसी को कब टच करता है? उसके मिनिमम पॉइंट पे। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब हम किसके बारे में बात करने वाले बताइए? ये तो रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू भी है क्या?